बहुत समय पहले की बात है। सीमा नाम की एक लड़की अपने दो बेटे और पति के साथ रहती थी। उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी। अचानक सीमा की तबीयत खराब होने लगी। माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी सेहत ठीक नहीं लग रही। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा आराम चाहिए। तुम चिंता मत करो। रामू ने अपने बच्चों को समझाया। बच्चों, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, हमें उनकी देखभाल करनी होगी। सीमा की तबीयत और भी खराब हो गई और एक दिन वह हमेशा के लिए चल बसी। रामू और बच्चे अपनी माँ के जाने से बहुत दुखी हुए। अब दोनों बच्चे बहुत उदास रहने लगे। उनकी माँ की याद उन्हें हर पल सताती। बेटा, जीवन में कठिन समय आते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना होता है। लेकिन पिताजी, माँ के बिना कैसे रहेंगे? तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारी खुशी की कामना करती थी। तुम्हारी माँ तुम्हारे दिल में हमेशा रहेगी। अपने गम को समेटकर उसकी यादों को प्यार से अपने दिल में बसाओ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रामू ने अपने दोनों बेटों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों अपनी माँ की याद में दिन रात रोते रहते थे। एक दिन रामू बाहर जा रहा था तो उसे एक पेड़ के नीचे उसका एक दोस्त मिला। रामू भाई, मुझे लगता है कि तुमको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इससे तुम्हारे बेटों को एक नई माँ मिल जाएगी। लेकिन क्या मैं अपनी पहली पत्नी को भूल सकता हूँ? वह मेरे लिए सब कुछ थी। रामू भाई, तुम्हारी पहली पत्नी हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगी, लेकिन अब तुम्हें अपने बेटों के लिए सोचना होगा। हाँ, तुम सही कहते हो। अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो यश और अमित को अपनी माँ की कम याद आएगी। रामू ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। उसने कई लड़कियों को देखा, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आई। अंत में रामू ने बिंदु नाम की विधवा औरत से शादी कर ली, जिसका एक लड़का धीरज था। रामू ने सोचा था कि वो विधवा है तो किसी को खोने का दर्द समझेगी, लेकिन रामू की ये सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी बहुत ही चालाक निकली। उसने यश और अमित को परेशान करना शुरू कर दिया। माँ, मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। खाना नहीं है, राशन खत्म हो गया है। आज भूखे ही सो जाओ। बिंदु केवल अपने बेटे को ही मानती है और उसे ही खाना देती है। यश को तो वो कभी कभी खाना भी नहीं देती। वो उससे हमेशा काम कराती है और स्कूल भी नहीं जाने देती, जबकि अपने बेटे को ही स्कूल भेजती है। एक दिन रामू को किसी काम से बाहर जाना था, तो उसने बिंदु से कहा, बिंदु, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम धीरज और यश का अच्छे से ख्याल रखना। अब यश अपनी सौतेली माँ के साथ अकेला था। बिंदु ने उसे बुलाकर कहा, तुमसे कितनी बार बोली है कि तुम्हें सारा काम करना है। अब तुम दोनों कल से खेती भी करोगे, क्योंकि तुम्हारे पापा अब नहीं हैं और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम दोनों मेरे लिए काम करोगे और मेरी बात मानोगे। लेकिन माँ, हमें खेती का काम नहीं आता। तुम मुझे माँ मत बोलो। तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन हमारे पिताजी ने आपसे शादी इसलिए की थी कि हमें माँ की कमी महसूस न हो। तुम दोनों मेरे बेटे धीरज जैसे नहीं हो। वह तो लाखों में एक है। तुम दोनों काम चोर हो। रामू के शहर जाने के बाद बिंदु और भी ज्यादा उन दोनों भाइयों पर जुल्म करती है। यश बेचारा अपनी माँ को याद करके रो रहा था। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मुझसे कितना प्यार करती, वो मेरी कितनी फिक्र करती थी। माँ, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। इतने में ही गांव के दो लोग आते हैं। उन्हें यश पर बहुत दया आती है। अरे भाई, ये सौतेली माँ की करतूत है। अपने बेटे को तो प्यार से रखती है और बेचारे यश और अमित को सही से खाना भी नहीं देती है। सारा दिन खेतों में काम करवाती है। तुम सही कह रहे हो भाई। आज अगर इनकी माँ जिंदा होती तो ऐसा कभी भी नहीं होता।
यश बहुत ही समझदार था। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि लोग केवल घर बिगाड़ने वाले होते हैं। वह दोनों व्यक्तियों के बातों पर ध्यान नहीं दिया और बिना कुछ कहे अपने घर की ओर चल दिया। अरे, तुम दोनों कहाँ गए थे? मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। तुम दोनों को घर का थोड़ा सा भी चिंता फिक्र नहीं है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। माँ, हम तो बस थोड़ा बाहर गए थे। हमें घर की चिंता है। अब से तुम्हारा बाहर जाना बंद। अब केवल खेती करने जाओ और आज का खाना तुम्हें और तुम्हारे भाई को नहीं मिलेगा। तुम दोनों भूखे पेट सो जाओ। वो दोनों बिना कुछ खाए ही सो जाते हैं। अगली सुबह बिंदु यश और अमित को सुबह सुबह ही उठा देती है। चलो, कब तक सोगे? अब जल्दी उठो और घर के काम करो। तुम दोनों को खेती का काम भी करना है और घर का सारा काम भी तुम्हें ही करना है। आप सारा काम हम दोनों से करवाती हैं। आप कभी भी धीरज से कभी नहीं बोलती हो काम करने के लिए। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। धीरज कभी भी कोई काम नहीं करता है। सारा दिन वो आराम करता है। हम ही दोनों लोग काम करते रहते हैं। तुम दोनों मुझे चुनौती दे रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम दोनों से काम करवाकर अन्याय कर रही हूँ? धीरज मेरा बेटा है। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। तुम दोनों को उसकी बराबरी करने की जरूरत नहीं है। जाओ और जाकर खेत में काम करो। समझ गया? ज्यादा मत बोलो, वरना आज का खाना भी नहीं मिलेगा। वो दोनों चुपचाप खेत की तरफ चले जाते हैं। हे भगवान, इन दोनों ने मेरी जिंदगी मुश्किल कर रखी है। अगर ये दोनों यहीं रहे तो मेरा हर सपना बर्बाद हो जाएगा और जमीन जायदाद का आधा हिस्सा भी इन दोनों को देना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, इन पर चोरी का इल्जाम लगाकर इन्हें घर से बाहर निकलवा देती हूँ। फिर ये घर और सारी जायदाद मेरे बेटे धीरज का हो जाएगा। अगले दिन बिंदु ने अपनी बचपन की सहेली कुंती को बुलाया। कुंती बिंदु की ऐसी दोस्त थी जिससे वह अपनी हर बात साझा करती थी। देख कुंती, मैं तुझ पर बहुत भरोसा करती हूँ, इसलिए ये सारे गहने तुझे संभाल कर रखने के लिए दे रही हूँ। जब मैं मांगूं तो मुझे वापस कर देना। पर बिंदु, ये गहने मुझे क्यों दे रही है? घर में ही क्यों नहीं रख रही? असल में मैं यश और अमित को घर से भगाना चाहती हूँ। अगर वो यहाँ रहे तो जमीन जायदाद में उनका भी हिस्सा बन जाएगा। मैं चाहती हूँ कि उन दोनों पर गहने चुराने का इल्जाम लगा दूं और उन्हें घर से बाहर कर दूं। बिंदु, ये तुम ठीक नहीं कर रही। वो दोनों मासूम बच्चे हैं। उन पर इल्जाम लगाना बहुत गलत है। सोचो, वो बेकसूर बच्चे इसे कैसे सहेंगे? इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम अपना काम करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगी। कुंती ने बिंदु की यह बात मान ली और गहने अपने पास रख लिए। बिंदु ने अब पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी कि उसके गहने चोरी हो गए हैं। अरे बिंदु, ये क्या हो गया? किसने तुम्हारे गहने चुरा लिए? दादी, मुझे तो शक है कि ये गहने यश और अमित ने चुराए हैं। वो दोनों सुबह से ही घर नहीं लौटे हैं। देख बिंदु, किसी बेकसूर पर इल्जाम मत लगाओ। बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। रामू घर आता है और घर का सुनापन देखकर चौंक जाता है। अरे बिंदु, तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरे आने पर तो हमेशा तुम्हारे चेहरे पर खुशी होती है। आज ऐसा क्या हो गया कि तुम इस तरह गम में डूबी हो? क्या बताऊं जी, किसी ने मेरे सारे गहने चुरा लिए और तुम्हारी पहली पत्नी के भी। क्या कह रही हो बिंदु? हमारे घर में किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ तो परिंदे को पर मारने की इजाजत नहीं है। फिर ये गहनों की चोरी कैसे हो गई? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि घर के ही किसी अपने ने यह हरकत की है। क्या हमारे अपने लोग ऐसा कर सकते हैं? किस पर शक है तुम्हें? आप गलत मत समझिएगा, पर मुझे शक है कि यश और अमित ने यह किया होगा। कल उन्होंने मुझसे उल्टा सीधा कहा और गुस्से में चले गए। कहीं किसी ने उन्हें बहका दिया हो तो? बिंदु, ये कैसी बातें कर रही हो?
यश और अमित ऐसे नहीं हैं। वे मेरे बेटे हैं, ईमानदार और नेक दिल। मेरे विश्वास के साथ खिलवाड़ मत करो। मुझे गलत मत समझिए, लेकिन आपके बेटे बिल्कुल नासमझ हैं। मुझे तो लगता है कि किसी ने उन्हें इस काम के लिए उकसाया है। वो मेरी बात भी नहीं मानते, बस दिन भर आवारा की तरह घूमते रहते हैं, और अगर मैं कोई काम कह दूं तो उल्टा मुझे ही सुना देते हैं। बिंदु, मुझे पता है कि बच्चे कई बार बात नहीं मानते, लेकिन ऐसा बड़ा इल्जाम बिना किसी सबूत के उन पर लगाना ठीक नहीं है। क्या तुम सच में समझती हो कि वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है। उनकी हरकतें अब बदल गई हैं, और किसी ने न किसी ने तो उन्हें इस रास्ते पर धकेला ही होगा। आप उनसे पूछिए, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। यश, अमित, ये क्या सुन रहा हूँ? तुम लोग अपनी माँ के गहने चुराने के इल्जाम में हो। आखिर क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें ऐसा करने की? पिताजी, हम ऐसा क्यों करेंगे? हमें क्या जरूरत है कि हम चोरी करें? आप हम पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? बेटा, मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है, लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि तुम दोनों ने ये गहने चुराए हैं। पिताजी, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमसे ये कैसे सोचा जा सकता है? पापा, ये नई माँ तो मुझे और भैया को बहुत मारती है, और खाना भी ठीक से नहीं देती, बस सारा दिन काम कराती है। ये हमें फंसा रही हैं पापा। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अमित की बात सुनकर रामू के मन में धीरे धीरे बिंदु पर शक होने लगा। उसे ये सब सुनकर बहुत बुरा भी लगा, लेकिन उसने बिंदु से कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि रंगे हाथों पकड़ने का मौका सही होगा, ताकि सच्चाई खुद सामने आ जाए। बिंदु, उन्होंने तो मना कर दिया है। कहीं धीरज ने ऐसा नहीं किया? ये क्या बोल रहे हो? मेरे बेटे पे शक करने की जरूरत नहीं है। वो तो स्कूल गया है। अच्छा, तो यश और अमित क्यों नहीं गए स्कूल? तुम्हारे बच्चे तो एकदम आवारा हैं, बस घूमते रहते हैं। स्कूल जाने के लिए कहो तो कहते हैं हमें स्कूल नहीं जाना, इसलिए मैंने उन्हें खेतों में लगा दिया। बिंदु के मुंह से तुम्हारा बच्चा सुनकर रामू को यकीन हो गया कि उसके बेटे सच बोल रहे हैं, और वो बहुत दुखी हो गया कि उसके बच्चों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वह अब सच सामने लाने के लिए पुलिस को बुलाने की बात करता है। अच्छा ठीक है, मैं पुलिस को बुला लेता हूँ ताकि सारी सच्चाई सामने आ जाए। बिंदु पुलिस का नाम सुनते ही घबरा जाती है और अपने मन में सोचने लगती है, हे भगवान, अगर पुलिस आ गई तो सारा सच बाहर आ जाएगा। देखिए जी, पुलिस से शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हो सकता है कि गहने वक्त के साथ वापस मिल जाए। इतनी बड़ी चोरी हुई है और तुम कह रही हो पुलिस को ना बताएं? गहने किसी और ने नहीं चुराए होंगे। मुझे तो इस पर शक है। अच्छा, मैं एक बार पहले घर में अच्छे से देख लूं, फिर आप चले जाना। चलो ठीक है, पर ज्यादा वक्त न लगाना। मैं कल चला जाऊंगा पुलिस के पास। अगले दिन बिंदु अपनी सहेली कुंती के पास जाती है और उससे गहने वापस मांगती है। जो जाल मैंने यश और अमित के लिए बुना था, उसमें खुद फंस गई हूँ। मैंने सोचा था कि ये गहनों की चोरी सुनकर वे दोनों निकल जाएंगे, लेकिन अब मुझे गहनों की सख्त जरूरत है। मुझे मेरे गहने वापस दे दो। कौन से गहने? मैंने तुमसे कोई गहने नहीं लिए। अगर तुमने दिए हैं तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो पैसे मेरे सामने दिए थे? यह सुनकर बिंदु के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और अब वह इस मुश्किल से बाहर नहीं निकल सकती। ये क्या कह रही हो? मैंने तो तुम्हें दिए थे ना वो गहने। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तुमने मुझे कोई गहने नहीं दिए, बल्कि वो तो चोरी हो गए हैं। अगर मैंने ये बात सारे गांव वालों को बता दी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी और गांव में बेइज्जती हो जाएगी, समझी? अब जल्दी से यहाँ से चली जाओ। बिंदु उदासी में वहां से चली जाती है। बिंदु के घर पहुंचने के बाद कंटी भी वहां आ जाती है। कंटी सारी बात रामू को बता देती है। बिंदु, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी, लेकिन इस काम में मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रही। वह गहने देकर वहां से चली जाती है और बिंदु का सच अब सामने आ चुका था। ये क्या सुन रहा हूँ? बिंदु, तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा सब किया?
अरे मैंने तो तुमसे इसलिए शादी की थी क्योंकि तुम्हारे पति नहीं है तो तुम किसी के जाने का दुख समझोगी और मेरे बेटे के साथ साथ अपनी बेटी को भी माँ की कमी नहीं होने दोगी। पर तुमने तो मेरे बेटे को बहुत दुख दिया है। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है और मैं माफी के लायक नहीं हूँ, पर मुझे माफ कर दो। मैंने अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाने और जमीन के लालच में तुम्हारे बेटे के साथ बहुत बुरा किया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं, तुम मुझे ये धोखा करके दिखा रही हो। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरे बेटे को परेशान करो। अरे वो तो तुम्हें भी माँ जैसे मानते थे। उन्हें तो केवल अपनी माँ का प्यार चाहिए था और तुम उन्हें ये भी नहीं दे सकी और मेरे बेटों से खेतों में काम करवाती रही और अपने बेटे को स्कूल भेजती थी। नहीं, अब तुम्हें मैं माफ नहीं कर सकता। तुमने मेरे बेटों को बहुत दुख दिया है। अब तुम हमारे घर से चली जाओ। नहीं जी, ऐसा मत करो। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ। मुझे घर से न निकालो। पर रामू ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे घर के बाहर निकाल दिया। पिताजी, आप इन्हें माफ कर दीजिए। आखिर इनका भी तो अब कोई नहीं है जो इनका ख्याल रखे। माना कि इन्होंने हमसे बहुत काम कराया और कई दिनों तक खाना भी नहीं दिया, पर आखिरकार ये भी तो हमारी माँ ही हैं। यश की ये बात सुनकर रामू और बिंदु का दिल भर आता है। नहीं बेटा, ये तुम्हारे साथ फिर ऐसा ही करने लगेगी। नहीं पापा, आखिर इन्होंने जो किया अपने बेटे के लिए किया। इन्हें एक बार माफ कर दो पिताजी। देखा बिंदु, जिससे तुम हमेशा काम कराती थी, खाना नहीं देती थी, वो तुम्हें कितना मानता है। आखिर मैंने भी तो इसलिए शादी की थी कि तुम इन्हें माँ का प्यार दे सको। आप सही कह रहे हैं। मुझे इस बार माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ, पर आगे से तुम इनका ख्याल रखना। उस दिन के बाद से बिंदु अपने तीनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करती।